स्टमक ये हमारा पेट है, ओके, ये हमारा पेट है। स्प्लीन, पैनक्रियाज आप देख रहे हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब बात करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन देखो ये एंड वाला है, जहाँ से इस वाले में क्या होता है, वाटर को सक करते हैं, यहाँ पे CO2 छोड़ देते हैं, CO2 छोड़ देते हैं, और यहाँ से आप क्या करते हैं, सारा सांस लेते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स होता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म, ओके, समझ जाओ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। उसी तरीके से अनडाइजेस्ट फूड जो होता है वो बाद में फिर क्या करता है, अपने जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसके पास लाता है और उसको थ्रो आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। इसी को बोलते हैं अमीबा। क्या करता है, लेफ्ट आर्टरीज में यहाँ से होकर के यहाँ निकलता है, ठीक है। और इसी तरीके से फिर क्या होता है, यहाँ से आता है। तो ये पहला से दूसरा और दूसरा से फिर क्या होता है, तीसरा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पिक्चर है आपका, ठीक है, ये पिक्चर आपका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो ले लो, आप देख लो, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। यही बार बार खुलता है और ये बंद होता है, ठीक है, स्टोमेटापोर बोलते हैं। और ये है गार्ड सेल, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये वाला, ये गार्ड सेल है, ठीक है, ये गार्ड सेल है, क्लियर। तो ये गार्ड सेल क्या करता है, ये गार्ड सेल है रेड वाला, ठीक है, ओके। यूरेट्रा, जो ये वाला पतली सी जो आपको नस दिख रही है, ठीक है, ओपन ऑफ दी यूरेट्रा, ये यूरेट्रा यहाँ पे खुलता है, ये मुंह है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपका प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल MI अप टू डेट पे। जैसा कि आपको पता है, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस, जो कि आप थंबनेल से देख करके आए हो। तो चलिए, इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं वैसा ही ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 6 में, 7 में, 8 में और 9, 10 में जो बच्चे हैं। बेसिकली ये चैप्टर जो है 9 और 10, खास तौर पे मैं क्लास 10th के लिए बना रहा हूँ, ताकि ये जो क्लास 6 वाले बच्चे, 7 वाले बच्चे, 8 वाले जो बच्चे हैं, इन सभी को फ़ायदा हो सके, ताकि वो आने वाली क्लास में बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं, ठीक है, अभी से ही। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है, ताकि आपको सारी चीज़ यहाँ पे अपडेट करेंगे। हर पॉइंट्स को हर तरीके से आपको हम बताएँगे, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा यहाँ पे वन शॉट वीडियोज़ होने वाला है पूरे चैप्टर्स का। जैसा कि आप यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ये काफ़ी बेहतरीन स्टडी मटेरियल है, जो कि आपको ये पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे स्टडी मटेरियल के साथ जो आपके मार्क्स को बूस्ट अप करता है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे सभी चीज़ें आपको दिख रहे होंगे एक कलरफुल डायग्राम के साथ, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे हर तरीके से यहाँ पे चैप्टर का ग्लांस, टॉपिक का ग्लांस और डिवाइड कैसे हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे बताया गया है ना। तो ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इन शॉर्ट वीडियोस में। एक शॉर्ट वीडियोस में हम लोग सारा चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे। लास्ट में ये आपको, ये आप डायग्राम भी देख सकते हो हार्ट्स का, आप यहाँ पे, है ना, ब्लड किस तरीके से, वेन आर्टरीज किसको कहते हैं, और इसी तरीके से किडनी आर्टरीज के बारे में, और इसी तरीके से हर चीज़ को पढ़ेंगे। लास्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। तो ये PDF शॉर्ट्स आपको चाहिए जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये मेरा स्टडी मटेरियल है, जो कि आप फ्री में ले सकते हो। आप मेरे यूट्यूब चैनल जो आप यहाँ पे देख रहे हो MI अप टू डेट को, तो उसको जा करके आपको करना कुछ नहीं है। आपको ये चैनल जो है यहाँ पे कॉर्नर में जो लिखा हुआ है, उसको जा करके क्या करना है, गूगल पे सर्च कर लेना है, ठीक है, MI अप टू डेट। तो आपको सबसे पहला जो लिंक आएगा वहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, वहाँ पे आपको ये स्टडी मटेरियल फ्री में मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं लिंक में भी डाल दूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन में आ जाते हैं, ताकि हमें बहुत चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पे समझेंगे, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रिएशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, ETC। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो प्रोसेस करता है ग्रोथ को बढ़ने में, एक्सक्रिएशन करने में, रिस्पायरेशन सांस लेने छोड़ने में, है ना। ये सारा सर्कुलेशन चलता रहता है ऑल टाइम, लाइफ टाइम, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं लिविंग थिंग्स कहते हैं। और मोटा-मोटी अगर दूसरे बात में समझा जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो साफ-साफ लिखा है, ऑल द प्रोसेस लाइक रिस्पायरेशन, डाइजेशन, व्हिच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, ठीक है, एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस वैसे चीज़ को कहते हैं जिसमें आपका रिस्पायरेशन हो रहा होता है, डाइजेशन हो रहा होता है, जो कि सब कुछ एक साथ हो रहा होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जिसको हम लोग अलाइव, अलाइव मतलब जिंदा, जानदार चीज़ को कहते हैं। परफॉर्म करता है जॉब द बॉडी मेंटेनेंस करने के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ये पूरा चैप्टर का यहाँ पे आपको ग्लांस मिल जाता है। अब लाइफ प्रोसेस किसको कहते हैं, इसको आप देख रहे हो कि इस तरीके से यहाँ पे
ग्रोथ, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, ये सभी चीज़ें जो हैं लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसको देखो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये देख रहे हो आप, ग्रोथ होना, डाइजेशन होना, रिस्पायरेशन होना, सर्कुलेशन होना, एक्सक्रिएशन होना, कोई चीज़ बाहर निकलना, है ना? ये सभी चीज़ जो हो रहा होता है लाइफ के अंदर, वो सभी लाइफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है? बहुत ही सिंपल तरीका है इसको याद रखने का। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, क्या बात करेंगे? यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? द होल प्रोसेस बाय व्हिच द एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। जो खाना खाते हैं ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जो खाना खाता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन लेना होता है। अब कोई भी लिविंग थिंग्स है तो उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए होगा। जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या हो रहा होता है? तो प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कैन मेक ऑन फूड। ये अपना खाना बनाते हैं। कैसा खाना बनाते हैं? अपना खुद का खाना बनाते हैं। एनिमल्स फॉर देयर फूड, है ना? एनिमल्स भी इसके फूड्स होते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसा हो रहा होता है? तो ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और डिपेंड होते हैं ऑन द प्लांट्स और अदर्स एनिमल्स पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। इसी को हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। दूसरे पे निर्भर रहना हेटेरोट्रॉप्स, खुद पे डिपेंड रहना ऑटोट्रॉप्स। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक खुद से होना, है ना? एक वर्ड है ना ऑटोमेटिक, ऑटोट्रॉप्स याद रखेंगे। हेटेरोट्रॉप्स जो दूसरे पे डिपेंड होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जो है। और ऑटोट्रॉफिक किसको बोलते हैं? जो ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2, वाटर आर यूटिलाइज प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है एग्जाम्पल के तौर पे, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसको याद रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक किसको बोलते हैं? काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डू नॉट possess the ability to synthesize their own food। वो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, नहीं बना पाता है। इसको हम बोलते हैं दे डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉफ्स। वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना? जैसे कि जितने भी एनिमल्स हैं या फंगीज हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसको थोड़ा सा और चार्ट प्रिपेयर करके देखेंगे तो आपको और कुछ समझ में यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशंस होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट होते हैं, क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफ क्या करता है? एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यूज करता है सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट करता है? कॉम्प्लेक्स हाई में कर लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, है ना? जो भी खाना हम लोग एनर्जी मॉलिक्यूल्स लेते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट के तौर पे कॉम्प्लेक्स हाई करते हैं, हाई कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय व्हिच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन द CO2 के फॉर्म में लेते हैं, है ना, एंड H2O लेते हैं, कन्वर्ट दिस इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स। और जो ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं न्यूट्रिशंस वो फुलफिल करते हैं प्रोसेस बाय ऑटोट्रॉफ्स खुद से CO2 को लेते हैं और H2O को लेते हैं, है ना, और कन्वर्ट करते हैं इनटू द कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन विच द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसको कहते हैं? जो ग्रीन पिगमेंट होता है, हरे पत्तेदार जो भी प्लांट्स होते हैं, है ना, और साथ ही साथ सनलाइट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सनलाइट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसी को तो हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप इक्वेशन देख सकते हैं, CO2 प्लस H2O, ठीक है, सनलाइट क्लोरोफिल के मौजूदगी में C6H12O6 बनाता है, जो कि क्या है? एक एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट्स है। O2 ऑक्सीजन को रिलीज करता है और H2O वाटर देता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो भी हवा से आता है उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और पानी जो है नीचे रूट से जाता है, ठीक है, बाय रूट। और सनलाइट जब आपके क्लोरोफिल के मौजूदगी में लीफ पे, जो पेड़ पौधे होते हैं उसके पत्तों पे जब सनलाइट हीट होता है तो ये खाना बन के तैयार होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे लिए O2 भी देता है। क्या देता है?
O2 भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, जो पत्ते छोड़ते हैं, है ना, स्टोमेटा के द्वारा, और साथ में पानी को रिलीज करता है, ठीक है, और वो रूट में फिर से वापस जाता है। इस तरीके का जो साइकिल हो रहा होता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। चलिए अब कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है उसको भी देखेंगे यहाँ पे। तो रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा होता है, सबसे पहला जो है वो है सनलाइट, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल क्या है, यहाँ पे क्लोरोफिल सनलाइट ऑब्जॉर्व करता है। क्लोरोफिल का सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि सनलाइट एनर्जी जो होता है उसको यूज करना, उसको ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे CO2 जो इंटर करता है थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा उसको बोलते हैं जो लीफ के अंदर छोटे 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 जो छिद्र होते हैं, सुराख होते हैं, वो खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं। तो वो क्या ले रहे होते हैं, CO2 ले रहे होते हैं। एंड ऑक्सीजन O2 इज रिलीज, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एज बाय द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के द्वारा, प्रोडक्ट बना करके थ्रू द स्टोमेटा ऑन लीफ, लीफ के जो ऊपर जो स्टोमेटा जो होते हैं उनके द्वारा ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट वाटर, ठीक है। वाटर, वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स, सिर्फ वाटर नहीं, जो रूट्स के अंदर, जो मट्टी के अंदर जो लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस etc आर टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल, है ना। मिट्टी के अंदर से जो रूट्स जो है वाटर को लेते हैं और डिजॉल्व मिनरल्स को लेते हैं, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस etc वहां पे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो बच्चों के लिए यहाँ पे है फोटो क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट होते हैं पत्तों के अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल, है ना, कंटेन करता है क्लोरोफिल को, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट। पिगमेंट जो वर्ड यहाँ पे आया है, आप बोलेंगे पिगमेंट का मतलब होता है कलर, क्या होता है, कलर होता है, ठीक है, कलर बोलते हैं हम इसको। तो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर का होता है, और वो जो चीज होता है उसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, है ना, कंटेन करता है, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन जो इवेंट हो रहा होता है वो क्या हो रहा होता है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जब ऑब्जर्व नहीं करेगा सनलाइट एनर्जी को, तब तक ये इवेंट होगा ही नहीं। दैट मीन्स ये ज्यादातर जो इवेंट, जो चीज फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, वो सब के सब दिन में हो रहा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, और पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। चलो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिटिंग, ब्रेकिंग बोलते हैं, तोड़ना, ऑफ वाटर इनटू द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में तोड़ना एंड ऑक्सीजन में तोड़ देना होता है, ठीक है। रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ CO2, CO2 का रिडक्शन, कमी करना, टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स तक पहुंचाता है, ठीक है। इसीलिए C6, है ना, H12O6 बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स खाना बनके तैयार होता है पत्तों के अंदर, ठीक है। चलिए इसके फंक्शंस को देखते हैं, क्या है फंक्शन। स्टोमेटा किसको बोलते हैं, ये तो मैंने पहले बता दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये देख रहे हैं पत्तों के अंदर, ये स्टोमेटा का पिक्चर है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल हम थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं, फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फंक्शन क्या हो रहा होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 CO2 गैस जो है आपस में एक्सचेंज हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जिससे एक चीज याद रखो, एक होता है ना भाई बहन में रिश्ता, ब्लड का रिश्ता होता है ना। तो ये जो है ना, ये जो हमारा पेड़ पौधा है, जो प्लांट है, ये हमारा सांसों का रिश्ता है, ठीक है। ब्लड तो मान लो फिर भी आपको जरूरत पड़ा, है ना, कभी हॉस्पिटल में, तो वो तो चलेगा, ठीक है। अगर नहीं भी मिला, दूसरा कोई दे दिया तो चलेगा, लेकिन ये जो प्लांट है, ठीक है ना, प्लांट, ये प्लांट अगर आपके अर्थ पे नहीं होगा ना, तो ये जो सांसों का जो रिश्ता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम प्लांट को देते हैं और प्लांट बदले में हमको ऑक्सीजन देता है, तो ये अगर 3 मिनट के लिए भी रुक गया, ठीक है, तो सारे लोग निकल लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, समझ रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा फंक्शन में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है बाबू, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, और ये है हमारा स्टोमेटापोर, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यही बार बार खुलता है और ये बंद होता है, ठीक है, स्टोमेटापोर बोलते हैं। और ये है गार्ड सेल, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये वाला, ये गार्ड सेल है, ठीक है, ये गार्ड सेल है,
क्लियर। तो ये गार्ड सेल क्या करता है, ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है। तो गार्ड सेल का काम है इस मुंह को बंद करना और खोलना, ठीक है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, ठीक है, ये फंक्शन करता है। और ये पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब तो पहले तो हम लोग बात कर लिया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे कैसे लेता है प्लांट, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। पहला है, अब इसमें 3 कैटेगरी है। फर्स्ट इज होलोजोइक, दूसरा सैप्रोफाइटिक एंड तीसरा पैरासाइट। अब होलोजोइक किसको कहते हैं, एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड द ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। जैसे अमीबा हो गया, एनिमल्स हो गए, सारे के सारे होलोजोइक होते हैं। दैट मीन्स कोई सॉलिड चीज को, खाना को लेते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, ठीक है। सैप्रोफैटिक क्या है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड। सैप्रोफैटिक वैसे होते हैं जो डेड एनिमल, डेड प्लांट्स के ऊपर काम करते हैं, मतलब वहां से खाना लेते हैं, वहां से न्यूट्रिशंस लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डीकेइंग मैटर। दैट इज एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो फंगी, है ना, फंगस लग जाता है रोटी वगैरह पे, आप पेड़ पौधे पे देखे होंगे, ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का, है ना, फंगस लगता है। तो ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। होलोजोइक खुद खाना बनाते हैं, ठीक है, सॉरी खुद नहीं बनाते, हेट्रोट्रॉफिक है ना, तो ये दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन एक सॉलिड फूड लेते हैं और वो बाद में डाइजेस्ट करते हैं अपने पेट के अंदर, ठीक है। अब एक पैरासाइट क्या है, इसको समझेंगे। पैरासाइट्स लीव इनसाइड और आउटसाइड अदर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, जिसको बोलते हैं होस्ट। दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या तो उसके अंदर रहेगा या तो उसके बाहर रहेगा, ठीक है, और उसके ऊपर रह करके या तो उसके अंदर रह करके एंड दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। जैसे ऊपर रह करके एक चमोकन वगैरह होता है ना, जोंक वगैरह, ठीक है, तो एक तो भैंस या गाय जो होती है वो पॉन्ड में जाता है गंदगी वाले में, तो वहां पे क्या होता है, उसके बॉडी पे चिपक जाता है, वहां से ब्लड लेता है। दूसरा एक होता है क्रीम वॉर्म होता है, जो कि बच्चों के पेट में होता है ज्यादातर। जो बच्चे जो होते हैं 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच में जो होते हैं, जो बिस्किट वगैरह खाते हैं ना, तो उसके पेट में जोक हो जाता है, ठीक है, तो वो भी क्या है, पेट के अंदर रह करके, आपके अंदर रह करके बॉडी के अंदर वो अपना न्यूट्रिशन, आपका न्यूट्रिशन ले रहा होता है ना। एग्जाम्पल पे कैस्क्यूटा एक प्लांट है, एक पैरासाइट्स है ना, जो दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। टिक्स है, ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो दोनों में, तीनों में फर्क कर पा रहे हो। होलोजोइक किसको कहते हैं, जो एक सॉलिड फ्लूड लेगा, सॉलिड फूड लेगा और अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक। सैप्रोफाइट क्या है, सैप्रोफाइट जो है वो एक डेड प्लांट पे रहेगा, ठीक है, या डेड एनिमल पे रहेगा। पैरासाइट क्या है, पैरासाइट किसी पे डिपेंड रहना, पैरासाइट्स है ना, किसी पे डिपेंड रहना होता है, दैट मीन्स इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, ओके। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यूनिसेलुलर, जिसको बोलते हैं सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिंगल सेल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फूड इज टेकन अप थ्रू इंटायर सरफेस, वो अपने पूरे सरफेस से लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना, ये सारे जो होते हैं ये खुद अपना अपने बॉडी से लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एमीबा के बारे में, ठीक है। एमीबा क्या है, एमीबा के अंदर आप देखेंगे साइटोपोडिया। साइटोपोडिया क्या है, साइटोपोडिया उसके बॉडी के, ये जो बॉडी है इस तरीके से बॉडी को बढ़ा लेता है अपने आप में, ठीक है, इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं साइटोपोडिया। इसको बोलते हैं फुट, बोलते हैं पैर, बोलते हैं हाथ, बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, एक तरीके से इसका एक अनशेप्ड होता है, दैट मीन्स इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है इस अमीबा का, ठीक है ना, इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, जैसे मर्जी वैसे हो सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ये बढ़ा करके ये क्या कर लेता है, अपने आप को साइटोपोडिया बनाता है। कैप्चर द फूड, फूड देख रहे हो आप यहाँ पे, रेड कलर का जो फूड है, ठीक है, उसको देखता है, उसके पास महसूस करता है और इसको बढ़ा लेता है, ठीक है, बढ़ा लेता है। टेक इन द फूड वैक्यूल्स, टेक ये फूड्स को अंदर ले लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल्स, ठीक है, अंदर ले लेता है। डाइजेस्ट ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स के अंदर ये ले करके, यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें डाइजेस्ट करता है। डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सबस्टांसेस इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूजन करता है। अनडाइजेस्टेड फूड, अब जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है उसको क्या कर रहा होता है, तो आप देखेंगे,
ठीक है, मूव टू सरफेस टू सेल एंड इट थ्रोन आउट। अब जब जितना इसका न्यूट्रिशन ले लिया, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जैसे ह्यूमंस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ खाते हैं, ठीक है, और फिर मॉर्निंग में निकाल देते हैं, ठीक है, ओके, समझ जाओ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। उसी तरीके से अनडाइजेस्ट फूड जो होता है वो बाद में फिर क्या करता है, अपने जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसके पास लाता है और उसको थ्रो आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। इसी को बोलते हैं एमीबा। क्या करता है, अपने पूरे बॉडी के साथ कहीं से भी खाना खा सकता है और कहीं से भी खाना निकाल सकता है, कहीं से भी निकाल सकता है, कहीं से भी, ठीक है, जिधर मर्जी उधर से, ठीक है, जहाँ से करीब पड़ता है उसको, ठीक है। तो ये उसके फंक्शंस में है। ये हो गया न्यूट्रिशंस इन एमीबा। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैरामीशियम का, ठीक है। तो पैरामीशियम की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, है ना, पैरामीशियम क्या कर रहा है, सीलिया होता है। सीलिया किसको बोलते हैं, एक हेयर लाइक होता है, उसमें थोड़े थोड़े रेशे टाइप का बाल निकला होता है। टेकिंग फूड, फूड को लेता है ना, प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। ये जो सीलिया होता है ये पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है, ठीक है। अब फूड जो है लेता है एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, उसके पास एक स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीलिया का पिक्चर नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे खुद से दिखा देता हूँ, ठीक है, चलो। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप देखे होंगे, ठीक है, इस तरीके से पैरामीशियम का एक पिक्चर होता है, या तो मैं आपको और तरीके से दिखा देता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है, हाँ। तो ये होता है एक प्रॉपर, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे खाना देता है और इस तरीके से इसका हेयर लाइक यहाँ पे बहुत सारा निकला हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से पैरामीशियम क्या करता है, स्पेसिफिक जगह से अपना खाना लेता है। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट को, न्यूट्रिशंस को। अब न्यूट्रिशंस देखेंगे किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले कोई चीज़ न्यूट्रिशंस ले रहा होता है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है इंगेशन करना, मतलब मुंह में खाना डालना, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल इनटू द सिंपल वंस, अपने मुंह में खाना लेना। दूसरा पॉइंट होता है डाइजेशन, ब्रेक डाउन टू कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करना, चबाना, ठीक है, डाइजेस्ट करना। तीसरा पॉइंट होता है बेसिकली ऑब्जॉर्प्शन, दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट हो गया है उसका मूवमेंट हो जाता है, मतलब जो इंस्टेंटाइन है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको मूव करता है। एसिमिलेशंस, ठीक है, फोर्थ स्टेप होता है जिसको यूटिलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज कर रहा होता है। दूसरा है ईगेशन, एक तो इंगेशन था, एक है ईगेशन है, ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो हमारे अंदर अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं, जो मटेरियल बचा हुआ होता है उसको इगेशन बाहर निकाल देते हैं, फ्रॉम द एनस, एनस से बाहर वो निकल जाता है, ठीक है। चलिए, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज द डिफरेंट न्यूट्रिशंस प्रोसेस एज इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स, ठीक है, ऑफ कार्बन्स फ्रॉम वेयर द फूड इज टेकन, ठीक है। तो हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस होता है जो कि डिपेंड करता है उसके ऊपर द सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड टेकन, वो खाना कहाँ से लेता है, खाना कहाँ से निकालेगा, ये सब कुछ अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। चलिए, अब आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशंस आदमियों में कैसा हो रहा होता है। तो सबसे पहला बात होता है माउथ, मुंह में, इनटेक द होल फूड, खाना को लेना। टिथ, यहाँ च्यूइंग करना या ग्राइंडिंग ऑफ द फूड बोलते हैं, चबाना। टंग का क्या क्या है, रोलिंग ऑफ फूड प्लस टेस्टिंग ऑफ फूड प्लस स्वेलिंग या पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, मतलब फूड को रोल करना, टेस्ट करना, स्वेलिंग मतलब धक्का देना, पुशिंग ऑफ वर्ड, है ना, अंदर की तरफ, कंठ की तरफ लेके जाना, ऑसोफेगस में लेके जाना। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या क्या काम है, सेक्रेट सलाइवा, म्यूकस होता है ना, जिसको स्टार्च, सैलिवरी क्या करता है, एक एंजाइम की तरह होता है जो शुगर बनाता है। आप जब रोटी, जब मम्मी ताज़ा ताज़ा रोटी बनाती हैं तो वो रोटी को क्या करो, आप क्या करो, चबाओ थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा तोड़ करके मुंह में चबाओगे तो आपको मीठा महसूस होगा, क्योंकि रोटी तो नमकीन है तो मीठा क्यों महसूस हो रहा है, तो वो इन वजहों से हो रहा है, स्टार्च की वजह से, जो कि आपके मुंह में जो सैलिवरी ग्लैंड्स होता है वहां से वो सलाइवा रिसता रहता है ना। चलिए, ऑसोफेगस, तो ऑसोफेगस की बात करेंगे, टेकिंग द फूड माउथ टू स्टमक, है ना।
स्टमक में जाता है। चलिए खाना पेट में चला गया। अब पेरिसेटिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स ऑफ द ऑसोफेगस। ऑसोफेगस इसको बोलते हैं जो फूड पाइप होता है जहां से हमारा खाना अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे रिंग टाइप का बना हुआ होता है। आप यहाँ पे गला पे हाथ रखेंगे तो जब हम बोल रहे होते हैं तो वहाँ पे वाइब्रेशन हो रही होती है। ठीक है, तो वो मूवमेंट होता है जिससे खाना जो है आसानी से नीचे की तरफ जा रहा होता है। स्टमक, स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, सीक्रेट होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं हम लोग। अब गैस्ट्रिक जूस जो है 3 पार्ट में आप यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। पहला तो है पेप्सिन, क्या है, एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स, जो एंजाइम्स प्रोटीन में ब्रेक डाउन कर देता है। दूसरा है HCl, मैक्स मीडियम एसिडिक, है ना, एसिडिक बनाता है। म्यूकस का क्या काम है, प्रोटेक्ट्स इनर लीनियर ऑफ द स्टमक। स्टमक का जो इनर लाइनिंग होता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये गैस्ट्रिक जूस 3 तरीके से होते हैं, एक पेप्सिन, दूसरा HCl, तीसरा म्यूकस। ठीक है, याद रहेगा। फिर ये खाना स्टमक से होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन किसको कहते हैं, जो 5 से 7 मीटर तक लंबा होता है, जो पतली पतली जो होती है, ठीक है, पेट के अंदर, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। जो मोटा वाला होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जो कि लेंथ में छोटा होता है। मोटाई की वजह से उसको हम लोग लार्ज कहते हैं और पतला होने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। इंटेंशियल एंजाइम होते हैं इसमें, जो कि क्या कर रहा होता है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, इंटेंशनल एंजाइम जो कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स बनाएगा। ठीक है, फिर इससे होकर के अगला जो है फूड हमारा कहाँ पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, जो कि जुड़ा हुआ होता है लास्ट एंड किससे, है ना, NH से जुड़ा हुआ होता है। अब ये ग्लूकोज बनाएगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल अमीनो एसिड होता है, जिसको हम लोग अंदर में, उसके अंदर भी फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है, हल्का हल्का पतला पतला सा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विली। विली के थ्रू हेल्प इन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द ब्लड। विली का क्या काम है, विली का ही तो यहाँ पे जो सेल है, विली एक सेल है जो कि क्या करता है, हेयर लाइक होता है, जो कि ऑब्जॉर्प्शन करता है। इस चीज का ऑब्जॉर्प्शन कर रहा होता है, फूड को कहाँ मिलाने में, ब्लड में मिलाने, है ना। तो फूड में से क्या ले रहा होता है, न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस को ब्लड में मिलाएगा, तभी तो हमारे बॉडी में एनर्जी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, फिर से रिसीव द सेक्रेशंस फॉर्म, ठीक है, लीवर से बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस से लार्ज फैट, है ना, इमल्सिफिकेशन होता है यहाँ पे, अ स्मॉल कैटाइन ग्लोब। पैनक्रियाज से क्या निकलता है, पैनक्रिएटिक जूस बोलते हैं, जिसको ट्राइप्सिन भी बोलते हैं, लिपिड्स बोलते हैं, प्रोटीन्स पेप्टोन्स कहलाता है, फैट्स लिप कहलाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में बात करेंगे तो ऑब्जॉर्व द एक्सेस ऑफ वाटर, जो बहुत ज्यादा हम लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं उसको ऑब्जर्व करता है। कौन ऑब्जर्व कर रहा होता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो सबसे एंड में होता है, रिमूव फ्रॉम दी बॉडी बाय द एनएस। एनएस से, एनएस में जो जाता है, तो जो हमारा वेस्ट मटेरियल जो जाकर के लास्ट में जो है हार्ड हो जाता है या जो है एकदम गीला नहीं होता है, तो उसमें से वाटर को क्या कर लेता है, सक कर लेता है। कौन कर लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तभी तो हमारी बॉडी में क्या दे रहा होता है, वाटर की कमी नहीं होने देता है। अब आइए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, ओके, ये ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड्स, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे माउथ, मुंह होता है, टंग दिख रहा है, इसी तरीके से ऑसोफेगस, ये जो नली आ रही होती है इसको ऑसोफेगस कह रहे हैं, लीवर, गैल ब्लडर। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम लोग आ जाते हैं तो डोडलिन, जेजनम एल एलम, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे सब लिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और ये होते हैं फेरिंग्स, ये वाला, ठीक है, ओके। स्टमक, ये हमारा पेट है, ओके, ये हमारा पेट है। स्पेलिन, पैनक्रियाज आप देख रहे हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब बात करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन देखो ये एंड वाला है, जहाँ से
इस वाले में क्या होता है, वाटर को सक करते हैं और बाद में NS के थ्रू बाहर ये सारा निकल जाता है मटेरियल, ठीक है, वेस्ट मटेरियल। असेंडिंग कॉलन होते हैं इसमें, ठीक है, डिसेंडिंग कॉलन भी होते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर ऊपर की तरफ जाना खाना, ठीक है, और फिर नीचे की तरफ आना खाना, डिसेंडिंग, ठीक है। अपेंडिक्स और रेक्टम, रेक्टम क्या है, वो रेक्टम हिस्सा है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल आकर के ठहरता है या रखाता है, उसके बाद NS के जरिए से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको आप समझ रहे हो, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको ज़्यादा काम आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिस्पायरेशन, ठीक है। तो रिस्पायरेशन इन्वॉल्व किस किस चीज़ों पे है, गैसियस एक्सचेंज होता है। रिस्पायरेशन किसको कहते हैं, सांस लेना या सांस छोड़ने को हम लोग कहते हैं, है ना। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं, एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रीथिंग, सांस छोड़ते हैं। दूसरा, ब्रेक डाउन ऑफ द सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, सेल के अंदर एनर्जी मिलता है, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथवे। अब जो ग्लूकोज है किस तरीके से करता है, कैसे कैसे डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्लूकोज C6H12O6, 6 कार्बन शुगर होते हैं, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में। अब ये कहाँ जा रहा होता है, तो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, ओके। अब ये कहाँ गया, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन प्लस एनर्जी देना, ठीक है। अब पायरुविक से आप देखेंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो गया है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या बनेगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी देगा, इसमें ज्यादा एनर्जी नहीं देता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आप देखेंगे एक और है जिसमें लैक्टिक एसिड बनाता है प्लस एनर्जी देता है, तो इसमें भी उतना ज्यादा एनर्जी नहीं देता है। इन मसल्स, मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनाता है। इसी वजह से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एथलीट जो होते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं, वो जब बहुत फास्ट एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं, नहीं ले पाते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसके पैरों में एक जकड़न होता है उसके मसल्स में, ठीक है, जिसके वजह से वो गिर जाते हैं दौड़ते दौड़ते, है ना। आपने देखा होगा आपके पैरों में भी जो पिंडली होते हैं, वो अचानक से क्या होता है, बहुत हार्ड हो जाता है, आपके पैर में बहुत जोर का दर्द होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो इसमें तो बाबू बहुत अच्छा होता है जब आप किसी ऑक्सीजन के दौरान आप अपना सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, खाना खाए, पानी पिए, सांस ले रहे हैं, तो आपको ये बहुत अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट देता है और वाटर देता है और एनर्जी देता है, ठीक है। लेकिन आप बिना एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, 3 कार्बन, है ना, पैरुविक एसिड के साथ, तो इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बनाएगा, ठीक है, वाटर नहीं बनाएगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड बन रहा है आपके बॉडी में, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प हो रहे हैं, ठीक है, और एनर्जी उतना ज़्यादा नहीं देगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिस्पायरेशंस, 2 तरीके का, एरोबिक और एनारोबिक। ये वर्ड बहुत ही सुंदर वर्ड है, जिस वर्ड से आप कैचिंग पावर होगा ताकि आप समझ पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्स प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप सांस ले रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं एरोबिक, अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स आर CO2, जो एंड प्रोडक्ट लास्ट में बन रहा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द H2O बन रहा होता है। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। तो एरोबिक बहुत अच्छा होता है, ठीक है, खुले में सांस लेना। एनारोबिक क्या है इसको समझते हैं, टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, बहुत कम ऑक्सीजन है ना, तो आप तो लिविंग रहोगे, ऐसा नहीं है कि आप निकल लोगे, ठीक है, लेकिन आपको बहुत सारा परेशानी होगा, लैक्टिक एसिड बनना, है ना, ओके, और एनर्जी कम देना, ठीक है। अकर्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। एंड प्रोडक्ट्स आर अल्कोहल बनाएगा, एसिडिक लैक्टिक एसिड बनाएगा, है ना। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, बहुत कम एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये काफी अच्छा है, ये काफी अच्छा नहीं होता है। तो एरोबिक, अब इस वर्ड को कैच करेंगे, एरोबिक एयर में, एयर
एयर, एयर एरोबिक, एयर एरोबिक, है ना, याद रखेंगे। एयर नहीं है तो एनारोबिक याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो एरोबिक याद रहेगा आपको, ठीक है। एयर में है तो एरोबिक, एयर नहीं है तो एनारोबिक, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आ जाइए, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में बात करते हैं। तो पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रिस्पायरेटरी सिस्टम, सबसे पहले नॉस्ट्रिल, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद नेसल पैसेज में जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, नेसल कैविटी में, उसके बाद फ्रिंक्स में, उसके बाद लेरिंग्स में, उसके बाद ट्रैचिया, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ब्रोंची, यहाँ पे ब्रोंचलिंग्स, ऑल्विंग्स, ब्लड, कैपिलरीज जिसको हम लोग बोलते हैं लंग्स, ये सारा चीज लंग्स में हो रहा होता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग्स को समझेंगे, ब्रीथिंग कैसे हो रहा होता है, ठीक है। तो पूरा मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इनहेलेशन मतलब अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब बाहर निकालना। तो पहला पॉइंट, ड्यूरिंग द इनहेलेशन थ्रोटिक कैविटी, चेस्ट जो कैविटी होता है एक्सपैंड हो रहा होता है। जैसे सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा जो चेस्ट है ऊपर की तरफ फूलता है, ठीक है। रिप्स लिफ्ट अप, रिप्स जो होते हैं ऊपर की तरफ उठते हैं, एंड डायफ्राम जो होता है यहाँ पे पेट के पास आप पकड़ के देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे एंड हो रहा होता है आपकी पसली, वहाँ पे देखेंगे वो फैलता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर इनटू द लंग्स, ठीक है। ये क्यों हो रहा होता है, वॉल्यूम, लंग्स का जो वॉल्यूम है, जो अंदर में जो है, ठीक है, लंग्स वो फैलता है तो वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाएगा, ठीक है, इंक्रीज करता है, ठीक है। एयर इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर एयर जाता है, ठीक है। अब एक्सहेलेशन, थ्रोटिक कैविटी कंट्रैक्ट होते हैं, रुकते हैं, सांस छोड़ेंगे, ओके। तो सारा चीज चेस्ट अंदर जाएगा, पेट अंदर जाएगा, रिब्स मूव डाउनवर्ड अंदर की तरफ, डायफ्राम बिकम दी डोम शेप का हो जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ धस जाएगा, वॉल्यूम लंग्स डिक्रीज करेगा एंड द एयर एग्जिस्ट फ्रॉम द लंग्स, और एग्जिट कर जाएगा सारा का सारा एयर लंग्स से, ठीक है, तो वो धंस जाएगा। इसी को बोलते हैं एक्सहेलेशन, बाहर निकलना, इनहेलेशन अंदर आना, ठीक है, सांस का, ओके। चलिए नेक्स्ट, तो ये आप यहाँ पे मैकेनिज्म तो मैंने समझाया है आपको, यहाँ पे आप थोड़ा सा पिक्चर भी देख लो, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। रिब्स रेज है ये, ठीक है, ये रिब है आपका, ओके, यहाँ पे देख रहे हो, ये रसिंग इनटू द लंग्स, लंग्स में आता है तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ खुलता है, देख लो, नीचे की तरफ खुलता है, ठीक है, फैलता है। इस वाले में क्या होता है, जब सांस आप छोड़ रहे होते हैं तो सांस जो है ये रिब रिटर्न टू द नॉर्मल पोजीशन, रिब्स ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है, धंसता है, ठीक है। तो ये है इनहेलेशन और ये है एक्सहेलेशन, तो दोनों पिक्चर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पिक्चर है आपका, ठीक है, ये पिक्चर आपका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो ले लो ताकि ज़्यादा आपको बाद में समझ में आए, ताकि आप नोट्स भी क्रिएट कर सको, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। एक्सचेंज ऑफ, ये स्टडी मटेरियल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये फ्री में आपको मिल जाएगा MI अप टू डेट पे, आप गूगल पे जाकर के कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द इवॉल्व ब्लड एंड टिश्यू, कैसे इवॉल्व करते हैं, ठीक है। अल्वियम, एयर रीच इन O2, रीच इन O2, हवा जब ऑक्सीजन से भरा हुआ होता है तो ब्लड ब्लिंक्स विद द होमोग्लोबिन RbCO2 रिलीज करता है, ठीक है, थ्रू ब्लड वेसल्स टिश्यू के अंदर। CO2 रिलीज करता है इन ब्लड, डिजॉल्व इन ब्लड, ब्लड वेसल्स रिलीज इन अ alveolar सेक्टर सेक, है ना, सेंट आउट थ्रू द स्ट्रील, ठीक है, फ्रॉम टिश्यू से। अब यहाँ पे देखेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या है, यूज द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। दूसरा एक्वाटिक ऑक्सीजन, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं टेरिटोरियल कौन होते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, ठीक है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं वो क्या करते हैं, यूज दी डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, जो पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं H2O में होते हैं ना, H2O, है ना, तो इसमें तो पानी होता है, ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता, बिना ऑक्सीजन के तो पानी बनेगा नहीं, तो यहाँ से डिजॉल्व ऑक्सीजन वहां से लेते हैं। मछली वगैरह कहाँ से सांस लेते हैं, गिल से, है ना, ओके। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, ह्यूमंस में तो हम बात कर लिए, अब यहाँ पे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स इन अ सिंपलर दैन दी रिस्पायरेशन इन एनिमल, एनिमल में जितना रिस्पायरेशन हो रहा होता है, जितना हम मैकेनिज्म समझे उससे काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, यहाँ पे सिंपलर होता है। गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू, एस्टोमाटा इन लीव्स में होते हैं, लेंटिकल्स इन स्टेम्स में होते हैं, जनरल सरफेस ऑफ द रूट, ठीक है, रूट का जनरल सरफेस होते हैं, तो इनके द्वारा भी यहाँ पे रिस्पायरेशन हो रहा होता है। ट्रांसपोर्टेशन, अब यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बात है, ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, रेगुलर सप्लाई चाहिए होता है फूड, ऑक्सीजन, etc. दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द
सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जो ह्यूमंस में हो रहा होता है। दी सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, पहला तो है हार्ट, दूसरा है आर्टरीज एंड वेन्स एंड ब्लड एंड लिम्स। ठीक है, तो हार्ट क्या कर रहा होता है, अ पंपिंग ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन है। जो हार्ट हमेशा क्या कर रहा होता है, दिल पे हाथ रखो, धक 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 करता है ना। ठीक है, तो ये ब्लड करता है। दूसरा है आर्टरीज और वेन्स में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं ये। ठीक है, इसमें ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, अ सर्कुलेटरी मीडियम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड या लिम्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म को, समझते हैं कि ये हार्ट में किस तरह का सा हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे, मैं आपको हार्ट शेप ही दिखा देता हूँ, तब मैकेनिज्म समझेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, अब देख रहे हैं डबल सर्कुलेटरी होता है, ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, एक साइकिल में हो रहा होता है। ये है लेफ्ट पार्ट। ठीक, इसी तरीके से ये 4 चैम्बर में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहता है, आ रहा होता है, ठीक, लेफ्ट आर्टरीज में, यहाँ से होकर के यहाँ निकलता है। ठीक है, और इसी तरीके से फिर क्या होता है, यहाँ से आता है। तो ये पहला से दूसरा, और दूसरा से फिर क्या होता है, तीसरा। ठीक है, तीसरा से फिर क्या रहता है, चौथा। तो इस पूरे मैकेनिज्म को समझना है। ठीक है, अगर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आपका जो डायग्राम है बहुत अच्छा से बना सको, अपने नोट्स को तैयार कर सकते हो। तो अब इसको हम समझते हैं, इसका मैकेनिज्म को, तो ज़्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, यहाँ देखिए मैकेनिज्म। अब ये लंग्स हो गया, जहाँ पे हम सांस ले रहे होते हैं, लंग्स में आता है। ठीक है, लंग्स से होते हुए आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट आर्टियम में आता है। कहाँ आता है, लेफ्ट आर्टियम में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ गया, ये आ गया हार्ट के पहले हिस्से में, यहाँ से निकल करके दूसरे हिस्से में लेफ्ट, और उसके बाद यहाँ पे मेन आर्टरी, जिसको बोलते हैं ऑर्टा बोलते हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। अब यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, ब्लड ऑर्गन्स में चले गए, सभी जगह पहुंच जाते हैं वो ब्लड के जरिए से, सारा ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है हर सेल के अंदर। फिर यहाँ से होते हुए मेन वेन्स में जाता है, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, चौथे वाले में। ठीक है, यहाँ पे राइट, सॉरी यहाँ नहीं, ऊपर राइट आर्टरीज में जाते हैं, आर्टरीज से फिर निकलते हैं राइट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से निकल करके फिर से लंग्स में जाते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे CO2 छोड़ देते हैं, CO2 छोड़ देते हैं, और यहाँ से आप क्या करते हैं, सारा सांस लेते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स होता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है आपका, पूरे तरीके से समझ लो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से लंग्स में जाता है, एंड बैक टू द हार्ट, और फिर से लंग्स के जरिए से हार्ट में चला जाता है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, ब्लड मूव करता है कहाँ से, हार्ट से, टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो रेस्ट बॉडी है वहां तक, एंड बैक टू द हार्ट, और फिर से वापस क्या होता है, हार्ट में पहुंच जाता है। इसी को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे ब्लड को जान लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सॉलिड ब्लड को, यहाँ पे देखेंगे दो पार्ट में डिवाइड किया है, फ्लूइड, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड, सॉलिड तो है नहीं। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड में भी तो टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो ब्लड बहुत सारा सेल से बना होता है, इसको बोलते हैं टिश्यू। पहला बात है यहाँ पे सॉलिड कंपोनेंट ब्लड कार्पलेक्स, यहाँ दूसरा है लिक्विड कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, तो आरबीसी क्या है, कैरीज रिस्पेक्ट गैस O2 और CO2, कंटेम्प्ट HB इम्पैक्ट रेड कलर इन द ब्लड। ठीक है, यहाँ पे लाल कलर का होता है आरबीसी। ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, प्लेटलेट्स का काम है ब्लड को जमाना। ठीक है, अब प्लेटलेट्स कम जाएगा तो ब्लड बहुत ही पतला हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लोट कर सकता है, कहीं से भी लीक कर सकता है बॉडी के अंदर। ओके, WBC क्या है, व्हाइट ब्लड कॉर्पलेट्स होते हैं, जो प्रोवाइड द बॉडी डिफेंस करने में, इनगल्टिंग, है ना, दी जर्म्स एंड द प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी में जाते हैं। ठीक है, वो एंटीबॉडीज बनाता है, जो भी हमारे पास जर्म्स जाते हैं उससे लड़ता है। कौन लड़ता है, WBC। और रेड ब्लड सेल्स ये, और ये प्लेटलेट्स हो गया। अ येलो कलर फ्लूइड कंटेन 90% वाटर and 10% the organic substances like plasma, protein, which अम्लीन, ग्लोबलिन, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, आयंस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे लिम्फ। लिम्फ क्या है, येलोइश फ्लूइड एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कार्पलीज।
ठीक है। कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस कंटेन लेस प्रोटीन दैन ब्लड। ब्लड से बहुत कम प्रोटीन होता है, ये येलोइश फ्लूइड होते हैं जिसमें 90% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज, टिश्यूज से होते हैं टू द हार्ट एंड असिस्टिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डी स्टोरिंग जर्म्स। ब्लड वेसल्स क्या है, तो पहला है एक आर्टरीज और दूसरा को हम लोग कहते हैं वेनस। ठीक है। अब वेन्स और आर्टरीज को समझिए। ठीक है। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे, कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। कैरी करता है ऑक्सीजन को ब्लड, ठीक है, हार्ट से लेकर के बॉडी पार्ट तक। ऑल्सो कॉल दी डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी कहते हैं। ये क्या करता है, आर्टरीज का काम है हर जगह ब्लड लेकर के, हार्ट से ब्लड लेकर के पूरे बॉडी में सप्लाई कर देना। थिक एंड इलास्टिक होता है, मोटा होता है और लचीला होता है। डीप सेटेड होता है, बहुत गहरा होता है। वेंस का क्या है, वेंस जिसमें आप इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। कैरी द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। ठीक है। ब्लड जो है बॉडी पार्ट से होकर के हार्ट में पहुंचता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेंस। इसी वेंस में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ऑल्सो कॉल द कलेक्टिंग वेसल्स, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग वेसल्स बोलते हैं। ये थिन होता है एंड लेस इलास्टिक होता है। ठीक है। नस जिसको वेंस बोलते हैं, नस बॉडी में नस होता है ना, सब सुपरफिशियल एज द कंपेयर टू आर्टरीज। आर्टरीज से क्या होता है, सुपरफिशियल कंपेयर किया जाए तो। ओके। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट, ठीक है, किस तरीके से हो रहा होता है। ओके। देयर आर टू मीन्स कंडक्टिंग पाथवे इन अ प्लांट। हमने तो पहले बात कर लिया, ठीक है, आर्टरीज और वेनस में, जो कि ह्यूमंस में हो रहा होता है। उसी तरीके से यहाँ पे एक जाइलम टिश्यू होते हैं और एक फ्लोएम होते हैं, जिसको आमतौर पे जाइलम फाइलम बोलते हैं, है ना। पहला क्या है, एक कैरीज वाटर एंड द मिनरल फ्रॉम द रूट। रूट से लेता है वाटर को और कैरी करता है अदर द पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के सभी पार्ट में पहुंचाता है। इसको हम लोग जाइलम कहते हैं। और नो एनर्जी इज यूज, कोई एनर्जी यूज नहीं करता है ये बेचारा। फ्लोएम का क्या काम है, जब खाना पक गया, कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के दूसरे हिस्से में फोटोसिंथेसिस हुए हुए खाने को, कार्बन डाइऑक्साइड को, कैरीज प्रोडक्ट ऑफ द एनर्जी दैट इज इटीसी जितने भी चीज़ हैं सभी को लेकर के फ्लोएम क्या करता है, सभी बॉडी में वापस पहुंचा देता है। दूसरा, एनर्जी इज यूज फ्रॉम एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को यूज करता है और स्टॉक करता है। ठीक है। ट्रांसपिटेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ द लॉस ऑफ वाटर, वाटर को लॉस करना एज अ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिटेशन कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए व्हाट डू यू मीन अबाउट द ट्रांसपिटेशन, तो आपको बताना चाहिए। ओके। अब आ जाइए थोड़ा सा फंक्शन, absorptions and upward the movement of the water minerals by the creating pull। ठीक है। help in temperature regulation in plant, transport of food from the leaf, food factory बोलते हैं। ठीक है। of a different part of the plant is called translocation। ठीक है। तो ऑब्जर्व करना, अपवर्ड करना, मूवमेंट करना मिनरल्स का, है ना, क्रिएटिंग पुल, ठीक है, धक्का देना। हेल्प इन, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन प्लांट के अंदर, ट्रांसपोर्ट करना फूड को फ्रॉम द लीव, लीव से लेकर के, जिसको बोलते हैं लीव पत्ता, किसको बोलते हैं, फूड फैक्ट्री, जहाँ पे खाना बनता है, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इसी को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है यहाँ पे द किडनी, द यूट्रस, द यूरिनरी ब्लडर एंड द यूरेथ्रा। ठीक है। तो यहाँ पे किडनी क्या है, तो यहाँ पे बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। यूट्रस आप देखेंगे द डक्ट विच ड्रेन आउट द यूरिन फ्रॉम द किडनी, किडनी से बाहर निकलते हैं। द यूरिनरी ब्लडर किसको कहते हैं, तो यूरिनरी रिजर्वायर होते हैं जिसमें पेशाब जो होते हैं वो ठहरते हैं। यूरेथ्रा क्या है, द चैनल टू द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का वो चैनल होता है जिसमें ये सारा चीज हो रहा होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो आप देख रहे हैं एड्रेनल ग्लैंड्स है, ठीक है, लेफ्ट किडनी और ये हो गया राइट किडनी। ठीक है। इंफेरियर है ना, वेना कैनल्स होते हैं, ये ब्लू वाला जिसको आप देख रहे हो। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ऑर्ट्रा, ठीक है, ये रेड वाला। ठीक है। ओके।
यूरेथ्रा, जो ये वाला पतली सी जो आपको नस दिख रही है, ठीक है, ओपन ऑफ द यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा यहाँ पे खुलता है, ये मुंह है, ठीक है, यूरेथ्रा इसको हम लोग बोलते हैं पूरा को, ठीक है, यूरिनरी ब्लड आउट ओपन, ये पूरा यूरिनरी ब्लड है, ठीक है, ब्लडर है जिसमें पेशाब, ठीक है, और ये रहा किडनी, दोनों ये किडनी है हमारा, ठीक है, इस तरीके से किडनी होता है, इसको देख लो आप, ठीक है। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब हम लोग इसमें बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आप आगे चल करके इसको ठीक ठाक से बना सको। एक्सक्रिएशन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। The human excretory system, excretion. The metabolic activities in the body generated many kinds of wastes, including the noxious waste, which are harmful for the body and hence needed to be removed. That means metabolic activities हमारे बॉडी में होता रहता है, जनरेटेड होता है। मेनी काइंड्स, बहुत तरीके का वेस्टेज इंक्लूड होता है, जैसे कि नाइट्रोजियस वेस्टेज होते हैं, विच इज़ बहुत हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए, हेंस इसको नीड होता है कि ये टाइम टू टाइम उसको निकालता रहे। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस बाय विच दीज वेस्टेज, जो वेस्टेज हमारे बॉडी में बन रहा होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से, उसको रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी से, इसको हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन बोलते हैं, बाहर निकालना। मटेरियल एक्सक्रिएशन, तो एक तो है नाइट्रोजियस वेस्ट जो कि यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन है ना, ये सब निकालना। एक्सेस वाटर है दो पार्ट में, या तो स्वेट होना, पसीने से निकलना, या यूरिन से निकलना, पेशाब के जरिए, या तो गैस से निकलना या सॉल्ट से निकलना, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल एक्सक्रिएटेड होता है किस तरीके से, चार तरीके से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, याद रहना चाहिए, नाइट्रोजियस वेस्टेज, एक्सेस वाटर, गैसेस और सॉल्ट्स, ये तीनों चीजें याद होना चाहिए। एक्सेस ऑफ वाटर जब होता है तो स्वेट्स, पसीना, और या तो यूरिन, गर्मी के टाइम पे ज्यादातर पसीना चलता है, ठंड में यूरिन पास आउट करते हैं अपने बॉडी से, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्टेज बाय द सिंपल डिफ्यूजन। जो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल का जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्टेज सिंपली डिफ्यूजन कर लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पेशाब में बनाते हैं। ईच किडनी कंटेन्स मेनी फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड दी नेफ्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है बहुत सारा, उसको, उस यूनिट को बोलते हैं नेफ्रॉन्स होते हैं। Nephrons are made up of the cluster of thin walled capillaries called the glomerules, which is associated with the cup-like structure called Bowman's capsules, है ना, capsule, and the long tube which terminates through these capsules, ठीक है, तो ये terminates करते हैं। The renal artery brings oxygenated blood to the kidney along with the nitrogenous wastes like urea, uric acid and many other substances। तो ये अगर आपका किडनी बहुत बढ़िया है तो इस तरीके से यूरिक एसिड है ना, ये सब बढ़ जाते हैं ना उम्र के हिसाब से, ठीक है, तो ये रेगुलेट करता रहता है, निकालता रहता है। अगर खुद से नहीं निकल रहा है तो फिर क्या होगा, फिर आपको इसके लिए दवाई वगैरह लेना पड़ता है, ठीक है। द ब्लड गेट फिल्टर्ड, ब्लड फिल्टर होते हैं थ्रू द ग्लोमरुलस एंड दिस फिल्ट्रेशन इंटर द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में ये हो रहा होता है। एज दिस फिल्ट्रेट मूव्स डाउन द ट्यूबुलर पार्ट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, एक्सेस ऑफ वाटर गेट सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब, ठीक है, एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेसल्स सराउंडिंग दीज ट्यूब्स, ठीक है। तो ये सभी चीजें यहाँ पे हो रहा होता है। द अमाउंट ऑफ द वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड अपॉन, अब रीअब्सॉर्ब कब हो रहा होता है, तो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये डिपेंड किस चीज पे हो रहा होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाउ मेनी एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर इज देयर इन द ब्लड, ठीक है, बॉडी के अंदर कितना ज्यादा पानी है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। हाउ मच नाइट्रोजियस वेस्टेज बॉडी के अंदर कितना नीड टू बी एक्सक्रिएटेड आउट, और उसको बाहर निकालना, तो ये अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है, रीअब्सॉर्ब डिपेंड अपॉन, इन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग द ट्यूबुलर पार्ट, यूरिन, which gets collected in the collecting ducts of nephrons के अंदर ये कलेक्ट हो रहा होता है। These collecting ducts together leave the kidney at the common point by the forming the ureter के अंदर ये फॉर्मिंग कर रहा होता है। each of the ureter drains करता है, ठीक है, the urinary bladder where it is stored until the pressure of expanded bladder leads to an urge to pass out through the urethra के जरिए से उसको बाहर निकालता है।
The bladder is the muscular structure which is the under the nervous control. ये सारे के सारे जो चीज हो रहे होते हैं ये nervous control के अंदर ही हो रहा होता है. 180 liters of filtrate is formed daily, but only 2 liters is created out the urine, so the rest of reabsorbed in the body. 180 लीटर आपका जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा होता है, फिल्टर फॉर्म करता है, ठीक है, लेकिन डेली 2 लीटर के आसपास जो है एक्सक्रिएटेड आउट होता है. 2 लीटर आप निकालते हो और बाकी का सारा आप रेस्ट रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, आपका बॉडी फिर से वापस उसको यूज कर लेता है. ठीक है, तो 2 लीटर ही आप एक्सक्रिएशन कर रहे होते हैं एक्स. ठीक है, ओके. चलिए, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स का क्या फंक्शन है, नेफ्रॉन्स है क्या, तो अभी हमने आपको बताया. एक्सक्रिएशन ऑफ नाइट्रोजस वेस्टेज को बाहर निकालना टू मेंटेन द वाटर एंड आयोनिक बैलेंस, आइस्मिक रेगुलेशंस कहते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स के अंदर एक्सक्रिएशन किस तरीके से हो रहा होता है. प्लांट आर डिफरेंट स्टडीज, दूसरा स्टडीज अपनाता है फॉर द एक्सक्रिएशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे ऑक्सीजन के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज थ्रू द स्टोमेटा, है ना. एक्सेस वाटर ऑफ रिमूव्ड बाय द ट्रांसपिटेशन. ठीक है, इसी तरीके से और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं. द प्लांट कैन बी इवन लूज द सम देयर ओल्ड पार्ट, ओल्ड पार्ट जो होते हैं उसको, लाइक ऑड लीव्स हो गए, bark trees हो गए, अदर दी वेस्ट प्रोडक्ट लाइक राइजिंग्स, गम्स, स्पेशली ओल्ड जाइलम हो गए, सेल, है ना, which can be also be the lost the plant by the plant. Okay, तो plants also secreted the some waste substances into the soil around them. ठीक है, ये ब्रांच हो गया, रेनल आर्टरी बोलते हैं. ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, एफर्ड आर्टरीज हो गए, एफरेंस आर्टरोल हो गए. ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, ओके, ब्रांच ऑफ द रेनल्स, इसी तरीके से ये पौधों के अंदर हो रहा होता है. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं. नेफ्रॉन्स, ठीक है, सॉरी, प्लांट्स के अंदर नहीं. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स के अंदर इस तरीके से हो रहा होता है. ठीक है, इसको याद रखना है. ओके, चलिए इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो. अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे. ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन, नाइट्रोजस वेस्टेज ग्लूकोज वाटर. ठीक है, इस तरीके से अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमन कैप्सूल्स नेफ्रॉन्स. दूसरा टैबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, नाउ यूज द ऑब्जॉर्प्शंस. ठीक है, सबस्टेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेशंस रीअब्जॉर्ब्ड बैक. ठीक है, कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स के सराउंडिंग जो भी होते हैं कैपिलरीज, उसके जरिए से रीअब्जॉर्ब होता है. सेक्रेशन करना, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, है ना, salt secreted into the tubule which open up into the collecting duct and then into the ureter. ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए. हेमोडायलिसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेमोडायलिसिस, द प्रोसेस of purifying the blood by the artificial kidney. It is meant for the kidney failure, है ना, पेशेंट, जो पेशेंट का किडनी फेल हो जाता है, काम नहीं करता है, तो उसके लिए हेमोडायलिसिस करवाया जाता है. द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड. ठीक है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है एन किसे, बाय एन आर्टिफिशियल किडनी से, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, हेमोडायलिसिस करवाना. ठीक है, नाम आपने सुना होगा. तो चलिए आगे स्लाइड करते हैं. यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, करना चाहते हो तो इसका पीडीएफ मैंने लिंक में दे रखा है, तो आप वहाँ पे क्लिक करो, ऑफिशियल वेबसाइट पे www.miuptodate.com पे जाओ, वहाँ से आप जाकर के क्या करो, सर्च कर लो. आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ आपको ये लेक्चर कैसा लगा. आज के लिए इतना ही.